India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से जुड़े पोर्नोग्राफी कंटेंट के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि इस तरह का कंटेंट देखना, प्रकाशित करना या डाउनलोड करना अपराध है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें इसे अपराध के दायरे में नहीं रखा गया था। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री शब्द इस्तेमाल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री को मिटाता नहीं है या पुलिस को इसके बारे में सूचना नहीं देता तो पॉक्सो एक्ट की धारा 15 उसे अपराधी करार देती है। हालांकि A को अगर B द्वारा एक अज्ञात लिंक भेजा जाए जिस पर क्लिक करने पर A के फोन पर एक बाल अश्लील वीडियो खुल गया तो उससे सामग्री पर नियंत्रण रखने वाला नहीं माना जा सकता। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि लिंक से क्या खुलेगा, वह अपराधी नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के साथ बाल अश्लील साहित्य शब्द को बदलने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का उपयोग नहीं करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सलाह दी कि वो पॉक्सो एक्ट में बदलाव कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूजिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल या CSAEM लिखे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री को डाउनलोड करना और देखना भी एक अपराध है। हालांकि जांच एजेंसी को यह दिखाना होगा कि इसके पीछे आरोपी की क्या मंशा थी। पॉक्सो एक्ट की धारा 15 की उपधारा 1 बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री रखने को अपराध करार देती है। इसके लिए 5,000 रुपए के जुर्माना से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 15 की उपधारा 2 में ऐसी सामग्री का प्रसारण अपराध माना गया है और उपधारा 3 में व्यावसायिक इस्तेमाल को अपराध कहा गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने उपधारा 2 और 3 को आधार बनाते हुए एक आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत राहत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उपधारा 1 अपने आप में पर्याप्त है। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट को सिर्फ डाउनलोड करना या फिर देखना पॉक्सो एक्ट या IT कानून के तहत अपराध के दायरे में नहीं आता। जस्टिस JB पारदीवाला ने अपने फैसले में कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में गलती की है और इसलिए हम हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हैं और मामले को वापस सेशन कोर्ट में भेजते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने इस आधार पर अपने मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट रखने में आरोपी 28 साल के एक व्यक्ति के खिलाफ चल रहे केस को रद्द किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। तिरुमला तिरुपति मंदिर में लड्डू तैयार करने में कथित तौर पर मिलावटी घी के इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज
या हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली समिति से कराने की मांग की गई है। यह याचिका इस आरोप के बाद दायर की गई कि प्रतिष्ठित मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले लड्डू तैयार करने में घी की जगह पशु वसा का इस्तेमाल किया गया। याचिकाकर्ता सुदर्शन न्यूज टीवी के एडिटर सुरेश चौहानके ने तर्क दिया कि प्रसाद में मांसाहारी सामग्री का इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत भक्तों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों में धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह मामला लाखों भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक प्रथाओं की पवित्रता की रक्षा करने तथा मंदिर प्रशासन में विश्वास बहाल करने के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने इस घटना से संबंधित संभावित आपराधिक साजिश या भ्रष्टाचार की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो या किसी अन्य स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी द्वारा स्वतंत्र जांच की भी मांग की। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने पारदर्शिता और धार्मिक रीति रिवाजों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए मंदिरों और तीर्थ स्थलों के प्रबंधन की देखरेख के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की मांग की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने वाले फैक्ट चेक यूनिट के प्रावधान को रद्द कर दिया। कई महीनों की लंबी सुनवाई के बाद जस्टिस अतुल चांदुरकर ने माना कि फैक्ट चेक यूनिट संविधान के अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार अनुच्छेद 19, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 भाग 1G, पेशे के अधिकार और अनुच्छेद 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि आईटी नियमों में फर्जी, भ्रामक और झूठ जैसे शब्दों की व्याख्या पूरी तरह से अस्पष्ट है, जो तार्किकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईटी नियमों में किए गए 2023 के संशोधनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इन संशोधनों के तहत केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की इजाजत दी गई थी। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साथ में अनुच्छेद 19(1)G यानी कि व्यवसाय की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना है और आईटी नियमों में 2023 के संशोधनों को असंवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि आईटी एक्ट के संशोधन भ्रामक और अस्पष्ट हैं। जनवरी 2024 में इस संशोधन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कॉमेडियन कुणाल कामरा भी प्रमुख याचिकाकर्ता थे। उनकी याचिका में तर्क दिया गया था कि इस नियम का दुरुपयोग कर सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबा सकती है। इस मामले पर न्यायमूर्ति गौतम पटेल और डॉक्टर नीला गोखले की खंडपीठ के बीच मतभेद हो गया, जिसके बाद ये मामला न्यायमूर्ति अतुल चंदूरकर के टाई ब्रेकर बेंच की पीठ को सौंपा गया। न्यायमूर्ति चंदूरकर की टाई ब्रेकर बेंच ने संशोधन को असंवैधानिक करार दिया। फर्जी और झूठे बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले का सबसे बड़ा असर यह होगा कि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना की निगरानी करने के लिए अपने अधिकारों का विस्तार नहीं कर पाएगी। फैसले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने की दिशा में एक मजबूत संदेश दिया है, जिससे नागरिकों को किसी हस्तक्षेप के बिना अपनी राय व्यक्त करने की आजादी मिलेगी। आलोचक इस फैसले को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में देख रहे हैं, जबकि सरकार के पास इस मुद्दे पर अभी कई विकल्प मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के फोरम फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर फर्जी, भ्रामक, झूठी खबरों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से फैक्ट चेक यूनिट की व्यवस्था बनाई थी, ताकि सरकार के कामकाज की सही और सटीक सूचनाएं नागरिकों तक पहुंचे। अगर सोशल मीडिया में कोई झूठी खबर डाली जाती
तो फैक्ट चेक यूनिट उसे चिन्हित करेगा और फिर उसे हटाया जाएगा। इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड या जेएल को हिमाचल प्रदेश में जेएल द्वारा संचालित सीमेंट परियोजना के लिए सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करने के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को 2022 के पूरक अवार्ड के तहत 3 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक के मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि परियोजना को 2017 में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया, लेकिन अधिग्रहण की कार्यवाही जेएल, अल्ट्राटेक और राज्य सरकार के बीच व्यवस्था की योजना की प्रभावी तिथि से पहले शुरू हुई। इस प्रकार मुआवजे के लिए देयता अल्ट्राटेक को हस्तांतरित नहीं की गई। न्यायालय ने नोट किया कि जेएल ने बिना किसी विरोध के मूल 2018 अवार्ड के तहत पहले ही भुगतान किया। चूंकि पूरक अवार्ड मूल अधिग्रहण कार्यवाही की निरंतरता थी, इसलिए जेएल अब अपनी देयता को अल्ट्राटेक पर स्थानांतरित नहीं कर सकता। 2008 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत जेएल द्वारा संचालित सीमेंट परियोजना के लिए सुरक्षा क्षेत्र बनाने के लिए सोलन जिले में लगभग 56 बीघा भूमि का अधिग्रहण शुरू किया। 2018 में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने लगभग 10 करोड़ 77 लाख रुपए के मुआवजे का अवार्ड पारित किया, जिसका भुगतान जेएल द्वारा किया गया। भूस्वामियों ने फसलों, संरचनाओं और खड़े पेड़ों को हुए नुकसान के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग की, जिस पर 2018 के फैसले में विचार नहीं किया गया। 2022 में एलएसी ने 3 करोड़ 5 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा निर्धारित करते हुए पूरक अवार्ड पारित किया, लेकिन जेएल यह भुगतान करने में विफल रहा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अल्ट्राटेक को अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिससे उन्हें अपने समझौते के तहत अनुमति मिलने पर जेएल से राशि वसूलने की अनुमति मिल गई। इस निर्णय को चुनौती देते हुए अल्ट्राटेक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को राहत देते हुए कहा है कि वे सार्वजनिक अवकाश के साथ साथ प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को मिलने वाली छुट्टियों का लाभ पाने के हकदार हैं। इसमें प्रतिवादी राज्य के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारी थे। 27 फरवरी 2004 को प्रतिवादी कर्मचारियों को कालेलकर अवार्ड के अनुसार परिवर्तित अस्थायी प्रतिष्ठान में रखा गया। वर्ष 1967 में लागू कालेलकर अवार्ड महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के तहत विभिन्न स्थानों या जिलों में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करता है। कालेलकर अवार्ड के तहत लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी या कर्मचारी सार्वजनिक अवकाश के साथ साथ प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को मिलने वाली छुट्टियों का लाभ पाने के हकदार हैं। 12 सितंबर 1980 को सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें कहा गया कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के कर्मचारी ऐसे सार्वजनिक अवकाश पाने के हकदार हैं जो इन श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए। इसके बावजूद प्रतिवादी कर्मचारियों को कालेलकर अवार्ड का लाभ नहीं दिया गया और उन्हें दूसरे और चौथे शनिवार को काम करने के लिए कहा गया तथा उन्हें ओवरटाइम काम के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया। औद्योगिक न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया तथा नियोक्ता पीडब्ल्यूडी को कर्मचारियों को संकल्प का लाभ देने का निर्देश दिया। औद्योगिक न्यायालय का निर्णय हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। इसके बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की गई। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने विवादित निर्णयों की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रतिवादी कर्मचारी कालेलकर अवार्ड के तहत निर्धारित सभी अवकाश लाभ और अन्य परिलब्धियों के हकदार हैं। अदालत ने अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी कर्मचारी 27 मई 1996 को जारी अन्य सरकारी प्रस्ताव के अनुसार कालेलकर अवार्ड के तहत लाभ के हकदार नहीं हो सकते। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 500,
जिसमें मानहानि और 171G जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए झूठा बयान शामिल है के तहत आरोपों का संज्ञान लिया। चंद्रशेखर की शिकायत थरूर द्वारा एक राष्ट्रीय टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान दिए गए बयानों से उपजी है, जहां उन्होंने कथित तौर पर चंद्रशेखर पर 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत देने का आरोप लगाया था। चंद्रशेखर ने दावा किया है कि सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार चैनलों पर व्यापक रूप से प्रसारित किए गए इन बयानों के कारण उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है और चुनावों में उनकी हार हुई। 21 सितंबर को न्यायालय ने संशोधित शिकायत दायर करने की अनुमति देते हुए कहा कि प्रस्तावित परिवर्तन शिकायत की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं करते हैं और मामले को 4 अक्टूबर 2024 को पूर्व समन साक्ष्य के लिए निर्धारित किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य प्राधिकारियों को बिना पूर्व अनुमति के किसी भी परीक्षा के दिन इंटरनेट बंद करने से रोक दिया। न्यायमूर्ति आनंद सेन और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने 21 और 22 सितंबर को राज्य में मोबाइल इंटरनेट के निलंबन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। राज्य ने कहते हुए इंटरनेट को निलंबित करने का आदेश दिया था कि झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में कोई धोखाधड़ी, प्रश्न पत्र लीक या अन्य कदाचार न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। न्यायालय ने आदेश दिया कि यह स्पष्ट किया जाता है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने तक इस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी परीक्षा के आयोजन के आधार पर झारखंड राज्य में किसी भी रूप से इंटरनेट सुविधा को निलंबित नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने 21 सितंबर को इंटरनेट को निलंबित करने के निर्णय पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था, क्योंकि उसे बताया गया था कि केवल मोबाइल इंटरनेट को निलंबित किया गया है। हालांकि राज्य द्वारा ब्रॉडबैंड और अन्य इंटरनेट सुविधाओं को भी निलंबित करने का निर्णय लेने के बाद रविवार को तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया था। जनहित याचिका के लंबित रहने के दौरान सभी इंटरनेट सुविधाओं को निलंबित करने के निर्णय को न्यायिक आदेश का उल्लंघन बताते हुए न्यायालय ने कहा, यह इस न्यायालय के साथ किया गया धोखा है और यह एक गलत कार्रवाई है। इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश से पता चलता है कि पक्षों के बीच सुविधा के संतुलन को ध्यान में रखा गया था, यानी आम जनता और उचित जांच करने के लिए राज्य की चिंता के बीच सुविधा का संतुलन, लेकिन राज्य की ताजा कार्रवाई से संतुलन ही बिगड़ गया है। इस प्रकार न्यायालय ने ब्रॉडबैंड, FTTH, लीज लाइन के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं को तत्काल बहाल करने का आदेश दिया। आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने इंटरनेट निलंबन के विस्तार के निर्णय से संबंधित सरकारी फाइलें पढ़ी। इसने पाया कि इंटरनेट सुविधा को बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया है। न्यायालय इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घरों के निर्माण के लिए जिला कलेक्टर द्वारा नगर निगम को गैरान भूमि के आवंटन की वैधता को इस आधार पर बरकरार रखा है कि महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता 1966 की धारा 40 के तहत राज्य सरकार को गैरान भूमि सहित किसी भी सरकारी भूमि का निपटान करने का अधिकार है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ जिला कलेक्टर के आदेश को याचिकाकर्ताओं की चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की योजना के तहत किफायती आवास के विकास के लिए पुणे जिले के तालुका हवेली के मौजे रावेट में जमीन का एक टुकड़ा पिंपरी छिंचवाड़ नगर निगम को आवंटित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि MLRC अधिनियम की धारा 22A के तहत गैरान भूमि के उपयोग के डाइवर्जन पर प्रतिबंध के मद्देनजर कलेक्टर द्वारा प्रतिवादी निगम को भूमि का आवंटन अवैध था। धारा 22A में प्रावधान है कि गैरान भूमि जो कलेक्टर द्वारा गांव के मवेशियों के मुफ्त चारागाह के लिए अलग रखी गई भूमि है को किसी अन्य उपयोग के लिए डाइवर्ट, अनुदान या पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। गैरान भूमि को डाइवर्ट करने के अपवादों से एक यह है कि इसका उपयोग केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक या वैधानिक प्राधिकरण के सार्वजनिक उद्देश्य या सार्वजनिक परियोजना के लिए किया जाता है। दूसरी ओर राज्य अथवा प्रतिवादी अधिकारियों ने तर्क दिया कि उक्त भूमि सार्वजनिक उद्देश्य या सार्वजनिक परियोजना के लिए आवंटित की गई थी और गैरान भूमि को भी केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए डाइवर्ट करने की अनुमति देती है। न्यायालय ने MLRC की धारा 40 का हवाला दिया, जो राज्य सरकार को किसी भी सरकारी भूमि या संपत्ति का निपटान करने का अधिकार देती है।
न्यायालय ने कहा कि धारा 40 राज्य सरकार को किसी भी भूमि या संपत्ति का निपटान करने का लगभग पूर्ण अधिकार देती है। कोर्ट ने नोट किया कि इस तरह की व्याख्या इस तर्क पर आधारित है कि सरकार अपनी संपत्ति और भूमि की पूर्ण स्वामी है। इसने कहा कि सरकार के ऐसे अधिकार पर कोई प्रतिबंध लगाना अनुमेय नहीं होगा। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.